नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पेट्रोल, डीजल और खुदरा महंगाई के बाद अब मुंबई जैसे शहरों में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी को चारों तरफ से घेर लिया है। नतीजा ये कि आम आदमी अपने खान पान, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक में कटौती करने को मजबूर हो गया है। जी हां, वो स्वास्थ्य सुविधाएं जो इस वक्त यानी कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा हैं, वो बढ़नी चाहिए थी, उन पर खर्च बढ़ना चाहिए था, लेकिन आम आदमी बेचारा महंगाई का मारा अब इनमें कटौती करने को मजबूर है। एसबीआई की ताजा रिपोर्ट बता रही है कि आम आदमी अब हेल्थ जैसी जरूरी चीजों पर खर्च कम कर रहा है, जो चिंताजनक है। जैसा हमने कहा, कोरोना जैसे विकट काल में हेल्थ पर खर्च कम होना कितना खतरनाक है, सरकार इसे कितनी गंभीरता से लेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में जो आग लगी हुई है, क्या सच में वक्त आ गया है कि सरकार अब टैक्स घटाए? इस पर अपने खास मेहमानों के साथ हम करेंगे चर्चा। महंगाई से उबरने के विकल्पों पर बात करेंगे। सरकार के हाथ में क्या है या सरकार के हाथ से सब निकल गया? सब करेंगे बात। पहले ये रिपोर्ट देखिए, खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें लोगों की जेब तो जला ही रही थी। अब आम आदमी पर सीएनजी और पीएनजी की महंगाई ने भी कमर तोड़ वार किया है। दिल्ली के बाद अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक मुंबई में महानगर गैस लिमिटेड ने पीएनजी का दाम प्रति यूनिट 55 पैसा और सीएनजी का दाम ₹2.58 प्रति किलोग्राम बढ़ा दिया गया है। यानी आम आदमी पर महंगाई की चौतरफा मार। यही वजह है कि महंगाई की आंच घर और छोटी मोटी जरूरतों पर पहुंच गई है। कोरोना काल में घटी आमदनी ने जरूरतों में पहले से ही कटौती कर दी थी, लेकिन अब आम आदमी उन चीजों में भी कटौती कर रहा है जो उसकी सेहत से जुड़ी है। एसबीआई की एक रिपोर्ट कहती है, अब गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए आम आदमी दूसरी जरूरी चीजों में कटौती कर रहा है। चिंता इस बात की है कि कटौती की लिस्ट में राशन और हेल्थ से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं, जिसका बुरा असर लोगों को आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बढ़ती कीमतों का सीधा असर महंगाई पर पड़ रहा है। अगर डीजल की कीमत 10% बढ़ती है तो खुदरा महंगाई भी 0.5% बढ़ जाती है। रिपोर्ट कहती है कि 1 लीटर पेट्रोल और डीजल में 40 रुपए से ज्यादा राज्य और केंद्र सरकार का टैक्स है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई तो सरकारों ने टैक्स और सेस बढ़ा दिया, लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ज्यादा हैं तो सरकारें इन्हें कम नहीं कर रही हैं। रिपोर्ट कहती है कि महंगाई दर को कम करना आरबीआई के हाथों से निकल गया है, लिहाजा सरकारों को टैक्स में कटौती करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय खींचतान के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज कच्चे तेल का भाव $76 प्रति बैरल के पार चल रहा है, जिसे देखते हुए आम आदमी से लेकर एजेंसियां तक केंद्र सरकार को टैक्स कम करने की सलाह दे रही हैं। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस कंपनी आईसीआरए ने भी सरकार के पास सुझाव भेजे हैं, जिसमें उनसे बताया है कि कैसे टैक्स कम करने पर भी सरकार की आय कम नहीं होगी। अपनी रिपोर्ट में इकरा ने कहा है कि सरकार के पास पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर ₹4.5 टैक्स कम करने की गुंजाइश है। इसके बाद भी उसका रेवेन्यू पिछले साल के बराबर बना रहेगा। टैक्स कम होगा तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी घट जाएंगी, जिससे खुदरा महंगाई दर में भी 0.10% की कमी आएगी। इकरा ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और ज्यादा महंगाई दर का असर देश की ग्रोथ रेट पर भी पड़ेगा, जो कि अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की संभावनाओं पर भी असर डालेगा। कीमतें एक स्तर से ज्यादा हो जाने पर लोगों को दिक्कतें होने लगती हैं और वो ट्रेवल करना कम कर देते हैं और ईंधन खर्च घटाना शुरू कर देते हैं। इसलिए केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों को भी टैक्स में कटौती करनी चाहिए, जिससे महंगाई कम हो और आम आदमी की बचत बढ़े। बचत होगी तो वही पैसा घूमकर अर्थव्यवस्था में वापस आएगा। जानकार ये भी मानते हैं कि महंगाई पर चौतरफा आलोचना झेलने के बावजूद
सरकार के पास कीमतें कम करने की न तो गुंजाइश है और न ही उसका मूड। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और कोरोना से सुस्त आर्थिक गतिविधियों के बाद सरकार के हाथ वैसे ही बंधे हैं, लिहाजा पेट्रोल डीजल में टैक्स घटाकर सरकार अपने खजाने पर आंच नहीं आने देना चाहती। ऐसे में आदमी को महंगाई की चक्की में अब लंबे वक्त तक पिसना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आखिर महंगाई से कब मिलेगी निजात, ये हर इंसान इस वक्त पूछ रहा है। लेकिन सरकार के पास क्या क्या गुंजाइशें हैं, कितना सीमित है सरकार का दायरा, ये भी हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए हर पहलू को समझने के लिए आज मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं आईसीआरए की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। अदिति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। अदिति, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। महंगाई बढ़ने के कारण तो ठीक है, बहुत सारे हैं, सरकार भी दलील दे रही है, हम भी देख रहे हैं, लेकिन कम क्यों नहीं हो पा रही है महंगाई? इसकी दलील बहुत कम जगह मिल पा रही है या दी जा रही है। परिवर्तन पूरी अर्थव्यवस्था में आ सकता है। इस उम्मीद की पीछे आपकी असेसमेंट क्या है और किन आधार पर आप ये कह रहे हैं कि सरकार के पास गुंजाइश है? देखिए, पिछले साल जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस घटी थी, तो जैसे आपने कहा अभी, तब फ्यूल टैक्सेस काफी बढ़ा दिए गए थे और इस साल उन्हें थोड़ा रीअरेंज किया गया है। लेकिन जो ओवरऑल अमाउंट है पर लीटर जो टैक्स लगता है पेट्रोल और डीजल पे, उसकी टोटल अमाउंट को कम नहीं किया गया। अब क्या है कि हम एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है। पिछला साल बहुत खराब साल था, लॉकडाउन की वजह से मोबिलिटी पे बहुत इम्पैक्ट आया था। इस साल सेकेंड वेव तो आई है, लेकिन ऑलरेडी जैसे कि हम देख रहे हैं, अनलॉकिंग के साथ साथ जो मोमेंटम है पेट्रोल और डीजल कंजम्पशन का, वो इम्प्रूव हो रहा है। और हमारा अनुमान ये बताता है कि अगर हम पूरे साल को देखें तो पेट्रोल और डीजल दोनों की कंजम्पशन में अच्छी ग्रोथ आएगी, क्योंकि पिछले साल का बेस बहुत लो है। अब अगर हम उस इम्प्रूव्ड कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करें, जो पर लीटर सेस गवर्नमेंट का अभी बना हुआ है बजट के बाद, तो अगर हम उसको पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें और फ्लैट रखने को रेडी हो, तो हमारा अनुमान ये कहता है कि पर लीटर 4.5 रुपए का सेस कम किया जा सकता है, पेट्रोल पे भी और डीजल पे भी, अगले 9 महीने फॉर द बैलेंस पार्ट ऑफ दिस फिस्कल ईयर, without a revenue loss to government of India as compared to last year. ओके। तनेजा जी, 4.5 प्रति लीटर पेट्रोल पर और डीजल पर दोनों पर गुंजाइश है और आईसीआरए की रिपोर्ट्स आगे कहते हैं, और अदिति भी इस बात को मानेंगी कि बहुत कैटेगोरिकली इन लोगों ने बताया कि सीपीआई दर इतना अगर आप परिवर्तन कर दें तो सीपीआई दर में भी 0.10% की कमी आ जाएगी और बुरा असर जो होना चाहिए या हो सकता है अर्थव्यवस्था पर, उससे आप बच जाएंगे। जब इतनी क्लियर पिक्चर है सरकार के सामने, जाने माने इकोनॉमिस्ट भी ये कह रहे हैं, तो फिर सरकार क्यों नहीं कर रही? देखिए, अगर हम इसको बहुत ईमानदारी से देखते हैं, हम जो ज्यादातर तेल आयात करते हैं, 86% लगभग हम आयात कर रहे हैं। आपने पीएनजी सीएनजी का जिक्र किया, वो भी 54% प्राकृतिक गैस जो है उसका भी आजकल हम आयात कर रहे हैं और उसकी कीमतें काफी हद तक जो है वो कच्चे तेल से जो है ताल मिला करके चलती हैं, अर्थात वो बढ़ता है तो वो भी बढ़ती हैं। और दूसरी तरफ यह है कि सरकार के जो, अगर हम ईमानदारी से देखते हैं कि अगर जो ढांचा चला आ रहा है टैक्सेस का, ये ढांचा 50-60 साल से चल रहा है, कोई नया ढांचा तो है नहीं, जहां सरकार की निर्भरता केंद्र की भी काफी है, एक्साइज को लेकर के, पेट्रोल डीजल वगैरह पे, तेल पदार्थों पे, और राज्य सरकारों की तो और भी ज्यादा है। अब इस समय जबकि युद्ध, जो आज की हमारी अर्थव्यवस्था है, ये युद्ध की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि देश जो है एक युद्ध लड़ रहा है, ऐसा युद्ध जो देश ने आज तक कभी लड़ा नहीं, इतना लंबा, जिसका पता नहीं कब खत्म होगा, लगभग 2 साल होने को जल्दी हो जाएंगे, तो ये कब खत्म होगा इसका भी पता नहीं है, था कितनी है, गहराई कितनी है, ये भी इसका किसी को पता नहीं है। अब वैक्सीन का ही देखिए, ये बजट शुरू में माना गया भाई 40,000 में हो जाएगा, बजट में प्रोविजन कर दिया गया। अब जब मैं बातचीत कर रहा हूं वित्त मंत्रालय में, तो उनका मानना है कि 31 मार्च अगले साल के जो है लगभग 90,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी कम से कम। तो ये दूसरी तरफ ये है कि अगर मान लिया आप एक्साइज को 3 रुपए 4 रुपए, मेरे पास भी फार्मूला है, मैं कहता हूं कि कंपनियों को जो है 2.5 रुपए वो कम कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। एक्साइज में आप जो है 3 रुपए 3.5 रुपए की कटौती कर दें और राज्य सरकारें मान जाए वो भी कर दें, तो कुल मिलाकर के 8 रुपए के करीब प्रति लीटर कटौती पे आप आ सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि राज्य सरकारें भी दूसरे टैक्स लगा देंगी फिर,
केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं से वो टैक्स लाके लगाना पड़ेगा, क्यों खर्चे तो बढ़ रहे हैं, डिफेंस के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। इसका मौका उठा करके चीन ने भी हमारे बॉर्डर पे तनाव पैदा कर रखा है। हर एक को जो है मदद भी चाहिए, एसएमईज को भी चाहिए, किसानों को भी चाहिए। तो वो सब, तो जब पूरी अर्थव्यवस्था जो है ये युद्ध की अर्थव्यवस्था है। दूसरा, तेल आने वाले दिनों में बहुत सस्ता हो जाएगा, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। मैं आऊंगा सर, मैं इस पर अलग से सवाल पूछूंगा। तनेजा सर, मैं तेल पर अलग से सवाल पूछूंगा, लेकिन मेरा बैक टू बैक आपसे सवाल ये है कि अभी आज जिस टॉपिक पर हम मूलतः बात कर रहे हैं वो एसबीआई की उस रिपोर्ट पे कर रहे हैं कि अब आदमी महंगाई के बोझ के तले में थोड़ा सा इसका विश्लेषण चाहता था आप दोनों से कि महंगाई के पीछे वजहें क्या है और गुंजाइश क्या है। लेकिन एसबीआई की जो रिपोर्ट कहती है वो ये कह रही है सर कि अब महंगाई की वजह से आम आदमी ने अपने खाने पीने की चीजें तो छोड़ दीजिए, अब वो अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती करने को मजबूर हो रहा है। यानी कि कोरोना काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट उसका एक्सपेंडिचर हेल्थ पर बढ़ना चाहिए था उसका, वो अब कटौती कर रहा है उसमें। तो ये कितना गंभीर है? आप ठीक है, आप सरकारी खजाना भरिए, अर्थव्यवस्था को बचाइए, लेकिन आप ये किसके लिए कर रहे हैं? आम आदमी के लिए ही। और आम आदमी तो अब स्वास्थ्य सेवाओं पर कटौती कर रहा है, तो फिर ये तो घूम फिर के अर्थव्यवस्था पर, सरकार पर ही बोझ बढ़ाएगा ना सर। नहीं, बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चिंता का विषय है। आम आदमी, खासतौर से जो हमारे देश की लगभग 60-65% जो आबादी है, वो कोरोना काल में काफी जो है परेशानी में आ चुकी है। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, जैसे कि अब तो खाद्य तेल तो छोड़ दीजिए, अब सब्जी की कीमत भी बढ़ी है, दालों की भी बढ़ी है, और ऐसी जरूरत की चीजों की बढ़ी है, और लोगों के पास पैसा कम है, तो नतीजा यह है कि वो अपनी जो हेल्थ सर्विसेज है, हेल्थ केयर है, उससे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ये साफ नजर आता है। मैं भी देखता हूं, मैं भी मध्य वर्ग का हूं, मैं देखता हूं सारी चीजों को। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ये मानना है कि जो खाली जो फोकस ये हो जाता है कि सब चीजों को छोड़ करके ये कहना कि पेट्रोल डीजल पे आप एक्साइज कम कर दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। मेरा सिर्फ इसी को लेकर के है कि पेट्रोल डीजल पे 4 रुपए अगर आप एक्साइज कम कर देंगे तो सब कुछ जो है वो एकदम पलट जाएगा, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मेरा ये कहना, बल्कि और परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि जो सरकार को खर्चे करने पड़े, राज्य सरकार ने जो तमाम पार्टियों की हैं, उनके खर्चे उस पर कटौती करेंगे तो आम आदमी को ही ज्यादा परेशानी होगी। तो मेरा ये कहना है कि जी, मैं फटाफट से अदिति जी से इस पर एक रिएक्शन लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने दुखती रखते ना हाथ रख दिया आम आदमी की। हम लोग जो भी हैं वो सतही तौर पर ही समझिए, लेकिन यही समझते हैं कि पेट्रोल डीजल की अगर महंगाई बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन से खाने पीने की चीजें बढ़ेंगी, और फिर आदमी का जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कहिए, उसकी जो परचेज पावर है, सब पर असर पड़ता है, और उसका अंततोगत्वा इकोनॉमी पर ही असर पड़ता है। ये सिंपल तरीके से अदिति हमें यही समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात जो है, तनेजा जी कह रहे हैं कि अगर आपने पेट्रोल डीजल पर घटाया तो शायद मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। एलैबोरेट उनसे भी करवाएंगे, लेकिन आप क्या इस तर्क से इत्तेफाक रखती हैं? मैं 2 चीजें कहना चाहती हूँ। एक तो कि क्लियरली इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं। क्रूड ऑयल इज नॉट द ओनली रीजन जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बने हुए हैं, ये तो मैं बिल्कुल बात मानती हूँ। हमारी रिपोर्ट में हमने ये लिखा था कि अगर जो हमने 4.5 रुपए का अनुमान लगाया है, अगर उतना काट दिया जाता है सेस, तो 10 बेसिस पॉइंट्स का इमीडिएट इम्पैक्ट फर्स्ट राउंड में आएगा सीपीआई इन्फ्लेशन पे, और उसका सेकेंड राउंड इम्पैक्ट 10 बेसिस पॉइंट्स और होगा। तो 20 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट हम सीपीआई इन्फ्लेशन पे एस्टिमेट कर रहे हैं। अब देखिए, ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस बहुत हाई है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत हाई है, उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमने सेस लगाए हैं, जो हमने टैक्स लगाए हैं, उसी के ऊपर सिर्फ हमारा कंट्रोल है। और मैं नहीं कह रही, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी पिछले 3 अपने पॉलिसी रिव्यूज में यही चीज बोल सकी है कि जो पिछले साल से सेंटर और स्टेट्स दोनों ने एक्साइज ड्यूटीज और वीएटी बढ़ाया है पेट्रोल और डीजल पे, उसको रीलुक किया जाए, ताकि ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि क्योंकि सीपीआई इन्फ्लेशन ऊपर ही दायरे के ऊपर ही रहती है, इसकी वजह से अर्ली पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन की हद आ जाए एमपीसी के सामने। दूसरी बात, अगर हम फिस्कल मैथ की करें, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा फिस्कल मैथ पे इलैबोरेट करना चाहती हूँ प्लीज। अभी हमारे पास इस साल का ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डेटा तो है नहीं। हमारे पास अप्रैल में के प्रोविजनल एक्चुअल्स हैं जो सीजीए की तरफ से आए हैं, और हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आगे की है प्रेस रिलीजेस से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सामने आ। तो अगर अप्रैल मई की बात करी जाए तो फिस्कल डेफिसिट बहुत ही छोटा था पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि रेवेन्यूज अच्छे थे और स्पेंडिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई। अगर हम आगे की प्रेस रिलीजेस देखें
तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, दोनों में बहुत अच्छी बढ़त है पिछले साल के कंपैरिजन में। और अगर हम पूरे साल का बजट एस्टिमेट देखें तो उसमें पिछले साल के कंपैरिजन सिर्फ 10% की ग्रोथ चाहिए बजट एस्टिमेट को मीट करने के लिए, जो अभी अनलाइकली बिल्कुल भी नहीं लग रही। बहुत ही रियलिस्टिक टू कंजर्वेटिव सी सिचुएशन लग रही है, अनलेस की बहुत ही सिवियर थर्ड वेव हो जाए। और मैं ये बेसलाइन लेके नहीं चल रही हूं, तो मैं उसको अभी सामने नहीं लाऊंगी। मेरे हिसाब से एक मॉडरेट एक्साइज ड्यूटी का कट अब्सॉर्ब किया जा सकता है विदाउट ब्रीचिंग द टारगेट और द रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यूज। नॉन टैक्स रेवेन्यूज में आरबीआई की तरफ से वैसे ही पहले से एक्सपेक्टेड था, उससे ज्यादा पैसे आए हुए हैं। बात बची डिसइन्वेस्टमेंट की, उसका तो अभी कह पाना बहुत मुश्किल है कि टारगेट मीट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो बिग टिकट डिसइन्वेस्टमेंट के डील्स हैं पाइपलाइन में, वो अगर फ्रक्टिफाई हो गए तो जितने बजटेड हैं उतने पैसे आ जाएंगे। अगर वो फ्रक्टिफाई नहीं हुए तो उसमें फिर काफी गैप भी हो सकता है, लेकिन ये हमें Q4 के पहले नहीं पता चलेगा। बिल्कुल। तो अभी की सिचुएशन जो है टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू की, वो तो बजटेड से एट पार या बेटर चल रही। ठीक है। यानी कि कुल मिला के इन तमाम आंकड़ों को अगर एक नटशेल में देखा जाए तो सरकार के पास न सिर्फ गुंजाइश है अभी रेट कट्स करने की, टैक्स कट्स करने की, बल्कि ये मौजूदा स्थिति की मांग भी है, ये डिमांड भी है कि सरकार जल्द से जल्द टैक्स कट करे और जल्द से जल्द महंगाई को काबू में लाने के उपाय अपनाए, वरना बढ़ती हुई महंगाई अर्थव्यवस्था पर क्या खतरे उत्पन्न कर रही है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। आरबीआई कह चुका है, बहुत सारी रिपोर्ट्स कह चुकी हैं, सरकार के अंदर बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मंत्री हैं, वो भी गाये बगाए इस बात को कहते हैं। तनुजा जी, मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद सीधा आपके पास ही आऊंगा सर, और आप इसे इस पर रिएक्शन भी लूंगा, और आपके मन में यदि सरकार के लिए कुछ सुझाव भी हैं तो वो भी हम जरूर सुनना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो महंगाई की बार अब आम आदमी पर कई तरह से पड़ रही है। अब धीरे धीरे स्थिति यह आ गई है कि अब लग्जरियस चीजें तो छोड़ दीजिए, बल्कि आम आदमी अब खाने पीने की चीजें और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो सुविधाएं होनी चाहिए उनमें अब कटौती कर रहा है। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति आरबीआई की जो रिपोर्ट बता रही है, माफ कीजिएगा एसबीआई की रिपोर्ट, इस पर आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ तनुजा जी और अदिति नायर लगातार बनी हुई हैं। तनुजा जी, अदिति जी ने सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया कि क्या क्या सरकार के पास गुंजाइश है और कैसे छोटे छोटे कदमों से सरकार बड़े परिवर्तन कर सकती है। राहत अंततोगत्वा इकोनॉमी को ही मिलनी है, सरकार को ही और आम आदमी को ही मिलनी है। क्यों बांधे हुए है सरकार सर हाथ? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरकार हाथ बांधे है। मैं सरकार को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मान लिया आप 3 या 3.5 रुपए, मैंने भी नंबर्स करें, 3.5 रुपए एक्साइज कम कर दीजिए, तो सीपीआई इन्फ्लेशन पे आपको रिलीफ कितने टाइम के लिए मिलेगा? 5 से 6 हफ्ते के लिए। कितना सस्टेनेबल वो होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है, इससे जो तमाम स्कीमें जो फंड की जा रही हैं, जिसमें वैक्सीन भी शामिल है, उस पर क्या होगा तो हमको ये साथ में मिला करके देखना पड़ेगा। मैं आपके साथ बताता हूं, एक ओपेक के बड़े अच्छे तेल मंत्री, उन्होंने मुझे एक दफे कहा, आप लोग इंडिया में इतने टैक्सेस लगाते हैं, हम आपको तेल एक्सपोर्ट करते हैं, आप ऐसा करें जो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं वो हमको दे दिया करिए, तेल हम आपको मुफ्त में दे देंगे, क्योंकि टैक्सेस में ज्यादा कमाई है। तो ये एक नजरिया है, पूरी दुनिया इस बात को समझती है। लेकिन टैक्स रैशनलाइजेशन जो है वो एक फेज में होगा, 2 या 3 साल के पीरियड में हो सकता है। अभी क्या हुआ कि सरकार ने तेल सस्ता हुआ तो मैंने देखा कि कीमतें उन्होंने एक्साइज ऊपर चली गई थी, लेकिन इससे पहले वो कम कर पाते, कोरोना वायरस का कहर जो है वो और ज्यादा बढ़ गया, तो कुछ उनकी परेशानी। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार हो, चाहे वो केंद्र हो या राज्य, एक बहुत ही अच्छे तरीके से सोच के 2 या 3 साल का रोड मैप लाके उनको तेल पे अपनी निर्भरता को कम करना चाहिए, राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी। दूसरी तरफ दूसरी उपभोक्ता जो है उसको भी अपनी निर्भरता तेल पे कम करनी चाहिए। बिजली के स्कूटर खरीदें, बिजली के वाहन खरीदें, जहां तक संभव हो कुकिंग के लिए भी वो बिजली का प्रयोग करना शुरू करें, और फिर एग्रीकल्चर में ऑलरेडी काफी हो रहा है, सोलर की फिजिक्स कुल मिलाकर के ये तो लग्जरी वाली बात बता दी आपने। कोरोना से वैसे ही आम आदमी की महंगाई से कमर टूटी हुई है, कोरोना के नीचे दबा पड़ा है। अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी, उसमें 97% जो लोग हैं उनकी लाइवलीहुड स्टैंडर्ड्स में कमी आई है कोरोना की वजह से। हम सब जानते हैं सर, सेकेंड लेयर के बाद तो ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं हो, आप हो, अदिति जी हो, हमारे परिवारों में आसपास सब जानते हैं कि क्या स्थिति हुई है। ऐसे में अगर आप जनता को ये कहें सर कि आप ईवी खरीद लीजिए,
आप जो है कुकिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कीजिए, तो मुझे लगता है ज्यादती होगी थोड़ा। देखिए जो अगर मैं एक ऐसी बात करूं जो टेलीविजन में दर्शकों को पसंद आए, हाँ। है ना, और लेकिन वो सस्टेनेबल ना हो कि भाई ठीक है 4 रुपए 5 रुपए आप कम कर दें, 4 रुपए 5 रुपए अभी कम कर दिए, 6 हफ्ते के बाद स्थिति वहीं कभी वापस आ जाएगी, फिर वही आंदोलन, वही बात, वही नारा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सस्टेनेबल क्या है। सस्टेनेबल ये है कि टैक्सेस को राशनलाइज करिए और रोड में 2 से 3 साल का बना करके करना पड़ेगा। कोई और तरीका, टेलीविजन पर वाही के लिए मैं अच्छा बात बोल सकता हूं, लेकिन उसका फायदा क्या जो 6 हफ्ते के बाद झूठी हो जाए। बट सर कहीं ना कहीं तनेजा जी, मैं वापस आपके पास, सर कहीं ना कहीं गवर्नेंस का इश्यू नहीं लगता है आपको? आज ही आंकड़े आए हैं सर, अब होलसेल महंगाई जो अभी तक डबल डिजिट में 12% के पार है सर। पिछले साल जून की तुलना में, एक साल की तुलना में, अब मैं अगेन फिर वही पेट्रोल डीजल की कीमतें 60% बढ़ गई हैं साल भर में। दालें 11% बढ़ी हुई हैं सर। नॉनवेज और प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है सर, वो आम आदमी से जुड़ी हुई चीज मैं बता रहा हूं आपको, दालें और नॉनवेज, ये एक ऐसी चीज है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हेल्दी रहने के लिए आदमी को बहुत जरूरी है। 11% दालें बढ़ गई हैं, नॉनवेज 9% बढ़ा हुआ है। अब मैं आपको लिस्ट गिना सकता हूं, आप सब इसको ऑलरेडी जानते हैं। कहीं ना कहीं ये गवर्नेंस का इश्यू नहीं लगता है सर आपको, बजाय कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स देखते हुए लॉन्ग टर्म इग्नोरेंस की ओर जा रहे हैं? नहीं, एमर्जिंग इकोनॉमी जितनी भी है, भारत भी उसमें शामिल है, इकोनॉमिक गवर्नेंस के इश्यू तो वहां है, लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमी, आज ही का डेटा है, ब्रिटेन से आज आया 2.5% इन्फ्लेशन। 2.5% इन्फ्लेशन ब्रिटिश जैसी इकोनॉमी में बहुत बड़ी बात होती है, वहां भी आज बहुत शोर हो रहा है इसको लेकर के। लेकिन कोरोना की वजह से जो है परेशानियां बढ़ी हैं, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक गवर्नेंस इंडिया की अगर आप बात करें, और खासतौर से कुछ राज्यों की, खासतौर से वो राज्य जो पूर्व की तरफ है भारत के अंदर, वो तो इशू है, उसको लेकर के तो हर एक कोई चिंता जाहिर करता है। इकोनॉमिक गवर्नेंस पूरे देश के अंदर आज नहीं, वो बहुत बड़ा उस पर प्रश्न चिन्ह है, राज्य सरकारों का तो और भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये सारी बातें बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन आज की जो स्थिति है, जो लोगों को अब यह है कि इससे कैसे लोगों को निजात दिलाई जाए, महंगाई को काबू कैसे करा जाए। मेरा ये मानना है कि एक्साइज 2-4 रुपए कम करके, राज्य सरकारें 2-4 करके कम करके एक इमीडिएट रिलीफ आप दे सकते हैं, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होगा। साथ में मेरा ये कहना है कि अन्य जो चीजें हैं जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा वो कर सकते हैं, लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचा सकते हैं और ज्यादा रिफॉर्म लेकर के उसको साथ साथ चलाना पड़ेगा। कोई सिल्वर बुलेट या गोल्डन बुलेट आपके पास है जिससे महंगाई कल सुबह 6 बजे बज के 10 मिनट पर कम हो जाएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा दुर्भाग्य से। युद्ध चल रहा है देश के अंदर कोरोना वायरस के, चाहे किसी की राज्य में, किसी की सरकार को, केंद्र में युद्ध चल रहा है। मुझे नहीं लगता, मीठी बात टेलीविजन में मैं भी कर सकता हूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। ये चुनौती है, मुझे लगता है दशहरे तक ये चुनौती रहने वाली है। दशहरे के बाद अगर जो है तेल की कीमत स्थिर होती है, अर्थव्यवस्था का थोड़ा विस्तार होता है, थर्ड वेव नहीं आती है, मुझे लगता है कि आप और मैं बैठ करके एक अच्छी पॉजिटिव एक ऐसी चर्चा कर पाएंगे, आपके चेहरे पे भी मुस्कान थी, आपके दर्शकों को भी और मेरे पे भी। बिल्कुल सर, आप ऐसी बात बोल देते ना कि फिर आप गुंजाइश नहीं छोड़ते कुछ आगे पूछवाने की, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि दर्शकों के चेहरे पर गुंजाइश आए। लेकिन दुर्भाग्य है सर कि क्या करें, दूध बढ़ा हुआ है। अभी हमारे आज रिपोर्टर अनुराग शाह की रिपोर्ट कह रही है कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं सर 20% चार्जेस बढ़ा सकते हैं। अभी तो पता नहीं चल रहा है आपको पेट्रोल डीजल का, लोगों ने डिस्काउंट किया हुआ है, लेकिन अभी बहुत जल्दी अगर ट्रांसपोर्टर्स ने 20% चार्जेस बढ़ा दिए तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे, ये सर समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। अदिति, क्लोजिंग रिमार्क, बहुत क्विक मैम, मेरे पास वक्त की कमी है। इंटरनेशनल सिनारियो आपको क्रूड ऑयल से लेकर क्या लग रहा है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि $100 बैरल जो है वो दिसंबर तक चला जाएगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है, तो क्या उम्मीद करें कि कहीं, जैसा सर बोल रहे हैं कि दशहरे तक जो है कुछ राहत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ राहतें मिलेंगी, तो उसका यहां पर भी असर पड़ेगा? देखिए, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो काफी मिक्स्ड हैं कि जिस तरह से अभी हमने पिछले हफ्ते ओपेक की मीटिंग देखी, उसके बाद हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पेट्रोल की प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगी या फिर वहां पे अगर प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स में बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो गया तो क्या वो गिर भी सकती है। मेरे हिसाब से हमें $70 से $75 प्रति बैरल का प्राइस लेके तो चलना ही चाहिए, अज्यूम करना चाहिए कि इतना तो होगा ही होगा आने वाले महीनों में, और इसकी जो इकोनॉमिक और फिस्कल इम्प्लीकेशंस हैं उनके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सीपीआई इन्फ्लेशन मेरे हिसाब से बाय द वे पीक हो चुकी है। जो पिछले 2 महीने का हमने प्रिंट देखे हैं, मेरे हिसाब से वो पीक थे, और अब आगे जाके कम से कम थोड़ा तो कम होगा, लेकिन इस साल का एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन 5.5 से 5.7% तक की रेंज में रहेगा, जो एमपीसी के लिए काफी है। बिल्कुल, और ये कई मोर्चों पर चुनौतियों को बढ़ाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि
आरबीआई ने भी जो अपने लिमिट्स बनाई हुई इन्फ्लेशन को लेकर, वो भी लगातार उसके हाथों से बाहर नजर आ रही है, और उसके फिर क्या असर पड़ते हैं पूरी इकोनॉमी पर सब जानते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अदिति आपने वक्त निकाला, नरेंद्र तनेजा जी आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज की आपका खबर आपका फायदा, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।